जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन। आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है, ये भी आपका मार्च में ही होने वाला है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे बीपीएससी की तरफ से जो घटना चक्र है, पीएससी घटना चक्र, इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी को स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बताना है कि जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ये आपका 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न था। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक जो स्थल है मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते थे। ठीक है, और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका जिले नाम है जो है लौरादेव। यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व, ठीक है, 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डीवा, प्रयागराज जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भी भूसे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। कैल्कोलिथिक युग की बात की गई है, ये आपका ताम्रपाषाण युग इससे जो है जाना जाता है। किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। लाल, नीला हरा, पांडु या नीला। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन है उन पर सामान्यतः रेड, लाल रंग का जो है उपयोग किया गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर रेड कलर का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ये बताना है किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। जो सिंधु सभ्यता है ये आपके किस युग में पड़ती है, आद्य ऐतिहासिक काल में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से जो पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। और भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लगभग 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आप सभी को पता है ऐसी सभ्यता जो लिखी तो गई है लेकिन पढ़ा नहीं गया उसे, वो आद्य ऐतिहासिक कला की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर लेखन का कला ज्ञान तो था परंतु इसे अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, ये बीपीएससी प्री 2017 में भी पूछा गया है। ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारत। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। मतलब इतना सुदृढ़ नगर नियोजन है कि वर्तमान में भी कहीं कहीं पे ऐसा नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों को मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ये बताना है हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है। ये जो सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम।
तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो है आपका लोथल। ये आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पई नगर और लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी, तो में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ये आपका लोथल, अभी जस्ट बताया लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और कहाँ पर? भोगवा नदी के तट पर। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ये बताना है। तो यह धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा और लोथल। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो जो टेराकोटा का जो हल है ये आपका बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और बनावली से ही टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। लोथल आपका एक बंदरगाह था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये बताना है कि कौन किसमें जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, ठीक है, और मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका जो है लोथल से मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित जो कालीबंगा है, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के जो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति भी मिली है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये बताना है। इनमें से जो है कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये जो है आर.डी. बनर्जी और के.एन. दीक्षित, ये तो थे। आर.डी. बनर्जी भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा नहीं है, ये बताना है। ये जो है एम.एस. वत्स, ये भी थे। वी.ए. स्मिथ इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये आपको 56 और 59 बीपीएससी प्री 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स जो है हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोगजकोई का महत्व है इसलिए है कि डैश वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। एकदम सही है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है। वेद मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ये भी नहीं इसमें दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णवी? तो ये परुष्णवी नदी के किनारे जो है नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसी को 10 राग युद्ध के नाम से जाना है। 10 राग युद्ध याद रखेंगे। 10 राग युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है आपका, 9वां मंडल ये जो है पूर्णतः सूर्यदेव को, सोम को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। याद रखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल है। 9वें मंडल में जो है सभी 114 मंत्र कितने मंत्र हैं आपसे अगर पूछता है 9वें मंडल में कितने मंत्र हैं, तो 114 मंत्र हैं टोटल। ठीक है। और सभी सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चारों वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
ऋग्वेद संहिता का नववा मंडल मूर्तः किसको प्रसमर्पित है? तो ये नववा मंडल जो पूर्णतः इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पे और नामाकृत देवता। तो यही सोम एवं इस पर जो नामाकृत देवता है इसके लिए पूर्णतः समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो जो आपका गायत्री मंत्र है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो थे आपके वैशेषिक ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? देखिए 1997, 2005, 2011, 53 और 55, मतलब ये 4 से 5 बार ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। महावीर जो स्वामी है इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये 599 बीसी, याद रखिएगा 599 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर? जो जैन धर्म के महावीर थे महावीर स्वामी, इनका जो है पावापुरी में मृत्यु हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाता क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य भी थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, योशुद, विपिन या प्रभाष? इनका जो प्रथम शिष्य था वो था आपका जामाली। ठीक है, जामाली, और ये इनका दामाद भी था। जामाली ही इनका दामाद भी था। इन्होंने अपनी जो पुत्री है इनकी प्रिय दर्शना, क्या नाम इनकी पुत्री का? प्रिय दर्शना नाम है इनकी पुत्री का, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही शिक्षक के साथ किया था, जामाली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 ग्रंथ, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन 14 पूर्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ वाराणसी में दिया था। ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है सारनाथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? जो महात्मा बुद्ध थे इनका महापरिनिर्वाण आपका हुआ था कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया था और ये 2005 और 2011 में लगातार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है कौशल राज्य, इसी को बोलते हैं श्रावस्ती, याद रखिएगा श्रावस्ती में ही जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में, ये आप याद रखेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। मल्लों की राजधानी क्या थी? पावा। और वे चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया और इससे उन्हें रक्त दिशार हो गया। क्या हो गया था? रक्त दिशार, जिससे अब भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा
कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और त्रिपिटक आपकी जो है ये बौद्धों की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न एवं तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। त्रिरत्न अभी जस्ट बताया आपको, त्रिरत्न किसमें है और इसके ऑप्शन देखते हैं। जैन धर्म, ईसाई धर्म। बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका 2020 में पूछा गया था और ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, जिसे दर्शन बोलते हैं, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी दोनों में समान है, आत्मदमन ये समान नहीं है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी जो है समान है। आत्मदमन ये जो है यहाँ पे समान नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी 26। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का कौन सी इस पीढ़ी का है ये बताना है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो जो बोधि वृक्ष है ये आपके अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। तो ये जो है बराबर की जो गुफाएं हैं ये आजीवकों ने जो है बराबर की गुफाओं का उपयोग किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोशाल, उपाली। जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे मक्खली गोशाल। इन्हीं का पूरा नाम है मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इनका मानना था, जो मक्खली पुत्र गोशाल थे, इनका मानना था कि जो संसार में अगर कोई भी वस्तु मिलना है तो भाग्य के द्वारा पूर्व से ही नियंत्रित और संचालित होती है। मतलब पहले से ही आपके भाग्य में लिखा हुआ है और वही आपको मिलेगा। ये कर्म मतलब विश्वास नहीं करते थे, भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते थे, इनका ये मान्यता था। ठीक। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है। और पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है मिलान करने को, या ये पूछ लेता है कि पाटलिपुत्र कौन कौन से राजवंशों की राजधानी रही, तो ये जो है आपके शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा? जब तो बीपीएससी 2003-4 में पूछा गया था। अब ये उदयन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका भी वही आंसर है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर
पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह में से इसी स्थान पर अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो सबसे जो पहला विश्व का पहला गणतंत्र है वो लिच्छवियों के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिव्रज, चंपा? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज कहते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था और इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व में हुई है। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी अभी बताया था राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी टीआरई के हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि अगर आप पीजीटी कर रहे हैं, पीजीटी में है और आपका सब्जेक्ट ये आपका हिस्ट्री चल रहा है, अभी हमने देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जो भी अभी तक प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फिर एक एक सब्जेक्ट चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, फिर सारे सब्जेक्ट चलेंगे। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चलाएंगे हम तो बताते हैं। यहाँ पे पॉलिटी चलेगी, आपकी ज्योग्राफी चलेगी, फिर एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे हम घटना चक्र को फॉलो करेंगे, जिससे कि आपके अदर एग्जाम भी इससे कंफर्म हो जाएंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है आपकी, फिर एकदम टॉपिक वाइज करेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। तो हम लोग घटना चक्र से ही पूरी सीरीज को कंफर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स ताकि हम लोगों के आ जाए। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त? तो अजातशत्रु का जो वंश है उसका नाम था हर्यक वंश। याद रखेंगे, हर्यक वंश किससे थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सैंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर? यहाँ पे सैंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? वो थे आपके विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही इनकी पहचान की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। आपसे पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्ट्स कहा। देखिए यहाँ पे ये पूछेगा विलियम जोन्स ने क्या कहा और एक एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या कहा, ये आपको याद रखना है। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोर्ट्स कहा था और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्ट्स कहा था, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोर्ट्स, जस्टिन जो थे उन्होंने सैंड्रोकोर्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न को 36, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम, ब्राह्मी लिपि जो है इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, ए एच दानी, यूलर, जेम्स प्रिंसप? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसप। ये आपका यूपीपीएससी स्पेशल मेंस में पूछा गया 2018 में और 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री में भी पूछा गया, 2 बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? आपको पता होगा मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम है इंडिका और ये 2005 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इंडिका का लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायोमेचस या प्लिनी? जो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। विष्णुगुप्त की पुस्तक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त को ही चाणक्य भी कहा जाता था। अगर आपको नहीं पता याद रखेंगे, विष्णुगुप्त का दूसरा नाम था चाणक्य, ठीक। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के
प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगर आपको से पूछता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, इसके नगर प्रशासन का उल्लेख किस बुक में मिलता है, वो है आपकी इंडिका। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, इसलिए 6 गुणे 5 करेंगे 30 सदस्य टोटल होते थे। तो समिति का जो कार्य है, बिक्री कर वसूल करना, विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? तो मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का दूत था। ठीक है, याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस निकेटर ने इसको भेजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अंतिम मौर्य सम्राट जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की जो हत्या है इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसी की हत्या की गई थी। जो बृहद्रथ है मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची? तो जो रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं ये जूनागढ़ अभिलेख में स्थित है। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ रुद्रदामन 123 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयवंश शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख जो है अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविस्क? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? वो था आपका खारवेल शासक। खारवेल शासक का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से? फिर नेक्स्ट आपका सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो चेदी वंश था ये पहले चेदी वंश था लेकिन बाद में जो है इसके संस्थापक महामेघ, जो चेदी वंश के संस्थापक थे उसका नाम था महामेघवाहन। महामेघवाहन, तो बाद में जो चेदी वंश है इसका नाम पड़ गया महामेघवाहन वंश। तो इन्हीं के नाम पे चेदी वंश और महामेघवाहन वंश, इसके जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों सही हो जाएंगे। महामेघवाहन वंश और चेदी वंश ये दोनों से संबंधित था। इस जो चेदी वंश है इसी का दोबारा नाम महामेघवाहन पड़ गया था और इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो था कलिंग नरेश खारवेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन माना जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त? प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है उसको हम कहते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो इसके लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? वो है आपके हरीश नाइडू। अगला प्रश्न है 45 नंबर। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? हूणों को पराजित किया था वो नाम था उनका स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था बीपीएससी प्री में। बिना जोती हुई भूमि को हम अपराहत कहते हैं। बिना जोती हुई भूमि क्या कहलाती है? अपराहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 से 529, 545 ईस्वी से 552, 592 से 597 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये भी आपका 2016 में पूछा था बीपीएससी और
चीनी यात्री जो सुंगयुन था ये 515 से 520 ईस्वी 5 साल तक भारत में रुके थे और 515 में आए थे, 520 में वापस गए। 5 सालों तक इन्होंने भारत की यात्रा की और ये जो है 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को भी एकत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। ये आपको बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। पाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या तारानाथ। तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीनी यात्री उसका नाम था ह्वेनसांग। हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट भाषा अभिलाषा जो है, उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी भी कहा जाता है। पाहियान का कौन सा ग्रंथ था? सॉरी, ह्वेनसांग का सीयूकी। पाहियान का था फुयोकी और इसका था सीयूकी। 49 नंबर क्वेश्चन है कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? कलहण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये बताना है। जो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र है ये निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, तो में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र आपका यह बिहार में स्थित था। बिहार में स्थित था ओदंतपुर राज्य, ओदंतपुर जो है शिक्षा केंद्र। ओदंतपुर जो है ये जिसे उदनापुर भी कहा जाता है। ओदंतपुर को हम उदनापुर भी कहते हैं, याद रख सकते हैं, उदनापुर। ठीक है। और ये जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र था और इसकी स्थापना जो है गोपाल ने की थी। ये भी आप याद रख सकते हो। उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनका भी आप सभी में से जिसका भी टीजीटी पीजीटी जो भी देना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी, अगर आपको जो है घटना चक्र के नोट्स चाहिए जो स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए ही है, अगर आपको घटना चक्र के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6386953102। इसमें आपको अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको जो है टीजीटी या पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है बताइएगा, उसका नोट्स भी घटना चक्र के द्वारा जो निकाला गया है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहिए।